हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। तो जब भी हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल होता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी वहीं से शुरुआत करें जहाँ से मैंने की थी, है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, तो मैंने लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स को याद किया था, उसके बाद आने वाले नए लिस्ट को भी याद किया था, पर उससे रिलेटेड मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्रिएट कर दिए, जिससे कारण मेरा स्टडी जो है लॉजिकल हो गया। तो हम प्रिपरेशन डे 1 में पहले दिन पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया और साथ में इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा एक और वीडियो हमारा रहेगा जिस पे आप डायरेक्टली लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के नाम रहने वाले हैं और एक ही पॉइंट उसमें रहने वाला है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम कवर कर लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कह सकते हैं कि पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो सबसे पहले आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत में राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड हुआ। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो संविधान है वहाँ पे आर्टिकल 52 आता है और आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 द यूनियन चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है और वहाँ पे आता है आर्टिकल 52। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जस्टिस की साइट पे जाके आप चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत के संविधान की अलग अलग भाषाओं की प्रतियाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ से एक लॉजिकल चीज़ समझ में आती है। इस पर एक सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति पद इफ़ेक्ट में कब आया। तो आप देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में आएगा और उसी दिन से भारत का राष्ट्रपति पद भी इफ़ेक्ट में आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये पॉइंट याद में रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद कब इफेक्ट में आया, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया मतलब 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए कहाँ पे लिखा है, तो हमारे संविधान में। आपकी कॉपी आपकी बुक में जो आप पाठ्यक्रम में किताबें जो आपने पढ़ी है वहाँ पे शुरुआत में ऐसा लिखा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और यहाँ पे प्रीएम्बल्स करके लिखा जाता है। आपने कई बार इसे पढ़ा होगा। तो ये प्रीएम्बल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोर्ट जब किसी बात को लेके जब विवाद हो जाता है, नए कोई अमेंडमेंट आता है, तो इस बात को भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रीएम्बल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट शुरुआत का, इसका यूज़ करके हम इसे इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसकी जानकारी हम किसी और वीडियो में लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। आर्टिकल 52 के बाद आर्टिकल 53 आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। मतलब जो भी देश की शक्ति है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है और वो जो पावर है प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज़ डायरेक्टली कर सकता है या फिर ऑफिसर्स थ्रू जो उसके सबऑर्डिनेट मतलब प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे जैसे रामनाथ कोविंद है तो उनके नाम से ऑर्डर निकलेगा, लेकिन काम करेंगे मोदी जी और उनके मिनिस्टर जैसे राजनाथ सिंह वगैरह वगैरह। तो आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको पता चाहिए आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, इसे याद रखना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको आप याद रख सकते हैं। आप चाहे तो एक कागज़ पे क्वेश्चन निकाल के रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऐसे क्वेश्चन शीट आपको बना के दे देंगे। आगे बात करते हैं। रामनाथ कोविंद इज़ द 14th एंड करंट प्रेसिडेंट। भारत के अभी जो राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद है और वो 14th नंबर के हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, मतलब फिर वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इन सभी आर्म फोर्सेस जो है इंडियन आर्म फोर्सेस इसे कहा जाता है। इन फोर्सेस का जो कमांडर इन चीफ होता है वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि ये सवाल पूछा जाता है इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो हमें पता चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। आगे चलते हैं।
कुछ और छोटी जानकारी लेके हम लिस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाज क्रिएटेड व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान लागू कौन से दिन से हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, जो हम मनाते हैं 26 जनवरी, उसी दिन को ये हमारा संविधान लागू हुआ था और साल था 1950। और इसी दिन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्रिएट किया जाए या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट लागू हो गई। तो प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति जो थे उसके पहले क्या था? तो 1947 मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ से लेके 1950 ये जो समय है, ये बीच का समय संविधान बनाने के लिए हमें लग गया, बाकी कामों के लिए लग गया। तो ये जो बीच वाला समय है, आज़ादी मिली 1947 को और संविधान लागू हुआ 1950 को, उसके बाद ही ये हमारे देश के राष्ट्रपति पद का निर्माण हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति पद की जगह क्या था? तो हमें ये सवाल पूछा जाता है। India was a dominion within the Commonwealth of the nation within George VI as the head of the state as a king of India। तो उस वक्त जो है हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट या फिर किंग ऑफ इंडिया भारत के राजा थे जॉर्ज 6। तो ये हमको पता चाहिए, राष्ट्रपति पद बनने के पहले भारत के राजा हुआ करते थे 1947 से लेकर 1950 के बीच में, और वो थे जॉर्ज 6। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिया वॉज डोमिनियन था। ये डोमिनियन का मतलब होता है कि ये जो है ऑटोनॉमिक, हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमस कम्युनिटी इसे कहा जाता है डोमिनियन का। जैसे कि कुछ समय के लिए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका डोमिनियन थे ब्रिटेन के, मतलब ब्रिटेन से जुड़े तो थे लेकिन हम अपनी सत्ता खुद चला सकते थे, मतलब इंडिपेंडेंट थे एक प्रकार से। लेकिन ऐसी कम्युनिटी जो इंडिपेंडेंट है, अपना काम, ऑटोनॉमस कम्युनिटी हम बोल सकते हैं, अपना काम खुद करती है और किसी के अंडर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ब्रिटेन से जुड़े हुए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं। टीनर कितने साल का होता है? एक राष्ट्रपति कितने साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहता है? तो 5 साल के लिए हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो 5 साल के लिए रहता है। अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में बड़े एग्जाम में थोड़ा पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी, एमपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्जाम में आता है। आजकल छोटी एग्जाम्स में भी पूछा जाने लगा है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। तो अमेरिका और भारत में ऐसा पूछा है एक बार सवाल कि भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति पद में क्या अंतर है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमें पता चाहिए, सिंपल वाले पॉइंट एटलीस्ट हमें पता चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल का। एक ये चीज़ है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति को कितने भी बार रीइलेक्ट किया जा सकता है, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी हमारे देश में जो राष्ट्रपति है बार बार एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में वैसा नहीं है, यूएसए में वैसा नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वैसा नहीं है। वहाँ पे जो राष्ट्रपति है सिर्फ 2 बार ही बना जा सकता है। एक तो कार्यकाल है 4 साल का, दूसरा एक व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बन सकता है। तो हमें ये फ़र्क, सिंपल से और इम्पोर्टेंट फ़र्क हमें याद रखना चाहिए। आगे, राष्ट्रपति अपने पद से कभी भी इस्तीफा दे सकता है। अगर उन्हें रिज़ाइन करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति, यहाँ पे भी देखो ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट को इंक्लूड कर लिया है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। बाद में हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 साल का है। ये इतना की पॉइंट नहीं है जॉर्ज 6 वाला, तो आप इसे भूल सकते हैं। राष्ट्रपति का कब इफेक्ट में आया या ऑफिस कब बना? तो जिस दिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और दिन कौन सा है? 26 जनवरी 1950। और एक बात, राष्ट्रपति कितने बार इलेक्ट किया जा सकता है हमारे यहाँ? तो कितने भी बार हम एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार, 3 बार भी बन सकता है, 4 बार भी बन सकता है। अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही एक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति रह सकता है। आगे चलते हैं। तो हमने ये की पॉइंट्स देखे, तो ये की पॉइंट्स को आपको याद रखना है। क्यों उन्हें याद रखना है? क्योंकि उन पे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। और सवाल पूछे जाते हैं जिन पॉइंट्स पर, वो हमें याद रखने हैं। तो मैंने सवाल भी आपको छोटे छोटे बता दिए और आपको उसके आंसर्स भी दिखा दिए। तो आपको सवाल याद रखने हैं और आंसर भी याद रखने हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एक्चुअल लिस्ट जो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके रामनाथ कोविंद तक, और डिस्कस करते जाते हैं कौन कौन हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। और ये भी हम याद रखेंगे कि उनके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या थे जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। मेनली हम फोकस करेंगे, एग्ज़ाम फोकस होना चाहिए। हम चाहे तो दुनिया भर का डेटा कलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन वो दिमाग में रख के भी कोई मतलब नहीं है। हमें वो डेटा चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके, जो हमारे काम में आ सके। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को याद रखते जाएंगे। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन शुरुआत के पहले दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना जो याद ना रख सके ठीक नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। तो हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये 26 जनवरी 1950 से लेके 12 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रह चुके थे। अभी देखिए यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट क्या है। ये तो सबसे पहले इनका नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये हम मान के चलते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र, क्योंकि देखिए भारत आज़ाद हुआ तो हमें प्रसाद के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा समय तक ये देश के राष्ट्रपति थे। कितने साल तक? 12 साल और 107 दिन। अभी देखो 12 साल तो वैसे ही याद रखता है, 12 साल का वनवास होता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 साल का देशवास लिया, राइट। तो राष्ट्रपति के पद पर रहे, तो ये भी हमें याद रहेगा, लॉन्गेस्ट सर्विंग थे और 12 साल तक हमारे देश के वो राष्ट्रपति रहे। ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व 2 और मोर टर्म्स इन ऑफिस, एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे या जो 2 या 2 से ज़्यादा समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अभी ये सवाल पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा समय तक, करोड़पति में भी ये सवाल पूछा जाता है, लंबे समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक कौन इनमें से कौन देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा समय तक देश के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले भी थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी थे, ज़्यादा समय तक भी थे, और देश के पहले राष्ट्रपति भी यही थे। 1962 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति। हालांकि ये तारीख आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस 12 साल याद रखेंगे तो भी चलेगा। 12 साल भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि 12 साल का वनवास, वैसे 12 साल का देशवास इनका था, और इससे आपको याद रह जाएगा कि सबसे पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारे देश के पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो सबसे बड़ा सम्मान जो किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है भारत में, वो है भारत रत्न पुरस्कार। और जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो हमें याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, इसे याद रखना है। अभी एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है, कई सारे राष्ट्रपति ऐसे हैं हमारे देश के जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है, लेकिन ज़्यादातर राष्ट्रपति को अपने पद से निर्वाचित होने के बाद, मतलब पद से रिटायर्ड होने के बाद, हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, रिटायर्ड होने के बाद, अपने पद से रिटायर्ड होने के बाद उनको ये जो है भारत रत्न मिला है। सेकंड भी लगभग सबको पता होता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, ये हमको पता है। अभी हमको ये पता भी है, और हम इनके नाम, इनके बर्थडे पर हम टीचर्स दिन को सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि ये भी एक टीचर थे। तो हम कह सकते हैं ये वाइस चांसलर थे आंध्रा यूनिवर्सिटी से। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बड़ी एग्जाम्स में हमें याद रखना होता है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये नाम क्यों याद चाहिए? आजकल टीवी पर न्यूज़ में ये नाम बहुत चर्चा में रहता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। इसके अलावा आंध्रा यूनिवर्सिटी के भी वो वाइस चांसलर थे। उन्होंने कहा था टीचर्स शुड बी बेस्ट माइंड इन द कंट्री। तो ये देखो, ये जो इनके स्टेटमेंट होते हैं, कई बार ये भी है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। हालांकि ये छोटी एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन बड़ी एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं कि आपको क्या इसमें जिज्ञासा है, आप पसंद करते हैं या सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो जिसको मज़ा आता है इन चीज़ों में, पढ़ाई में, उसके लिए ये चीज़ जानकारी आसान होती है याद रखना। तो जो टीचर थे, ऐसे राष्ट्रपति ने कहा था टीचर्स शुड बी बेस्ट माइंड इन द कंट्री। आगे इनका 5 सितंबर को बर्थडे हुआ करता था और उसी दिन से हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये भी हमको पूछा जाता है ये पर्टिकुलर तारीख में कौन सा दिन आता है, ये या फिर ये पर्टिकुलर टीचर्स डे तो कौन से तारीख में आता है, ये तारीख वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। बैंकिंग में भी ये सवाल आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे लिस्ट है,
ये सभी एग्ज़ाम पर लागू हो जाती है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिर आप बैंकिंग बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोलो MPSC, UPSC सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम, वहाँ पे भी ये काम आते हैं। छोटे मोटे एग्ज़ाम में भी, SSC में भी ये काम में आते हैं। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, पहला भारत रत्न अवार्ड वैसे 3 लोगों को मिला था, उनमें से एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। और सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड हम बोल सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। इनके साथ और 2 भी थे, लेकिन हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, राजगोपालाचारी। हालांकि हम ज़्यादा नाम लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिलहाल, तो बस याद रखिएगा ये इनको पहला भारत रत्न अवार्ड मिला है। भारत रत्न क्या है तो मैंने दिखा दिया। भारत रत्न कुछ इस प्रकार से दिखता है और भारत का सर्वोच्च सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट, तीसरे, हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो जाकिर हुसैन नाम हमें वैसे काफ़ी लोगों को आसानी से याद रहता है, अगर आपने, क्योंकि ये नाम सुना सुना आपको लग रहा होगा। अगर आपने कभी नहीं सुना तो सुना हुआ भी लग सकता, सुना हुआ लग रहा होगा, राइट। तो एक सुना हुआ ये नाम आपको लग रहा होगा, क्योंकि ये तबला वादक थे, तबला बजाने वाले, उनका नाम भी जाकिर हुसैन है, राइट। तो ये जाकिर हुसैन उनके नाम से मिलता जुलता नाम है। ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। और ये देखिए, ये नाम से ही पता चलता है हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये भी वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU के। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। वैसे ही जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो थे, माननीय जाकिर हुसैन साहब जो थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ये तो एक बात होगी, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो आप जब दोबारा रिपीटेशन करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिपीटेशन में, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहली नज़र में हमें याद रखना है, शॉर्टेस्ट टर्म के लिए देश के राष्ट्रपति थे। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे लॉन्गेस्ट समय तक देश के राष्ट्रपति थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग, 12 साल तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन वही जाकिर हुसैन की बात की जाए, जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे, ये सबसे कम समय के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, और समय है 1 ईयर 355 डेज। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि शॉर्टेस्ट टर्म के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कितने दिन, कितने साल के लिए, तो ये खामखा की इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि शॉर्टेस्ट टर्म के लिए, कम से कम समय के लिए, ये हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। इसके अलावा ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी, या डाई इन द ऑफिस बोल सकते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। तो पहले ऐसे प्रेसिडेंट जो अपने कार्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसी के कारण देखिए, क्योंकि ये इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो समय इनकी डेथ हो जाने के कारण ये अपने 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना। तो ये भी लॉजिकल चीज़ है, इसलिए ये शॉर्टेस्ट टर्म के लिए देश के राष्ट्रपति रहे। आगे चलते हैं। तो तीसरे राष्ट्रपति याद करिए कौन से थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कम समय के लिए राष्ट्रपति थे, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए, जब कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में ही मर जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय तुरंत ही हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना 5 साल का पीरियड कंप्लीट करने से पहले ही मर गए, तो उस दौरान हमें तुरंत में ही किसी को राष्ट्रपति बनाना पड़ा। ऐसे वक्त में हम बनाते हैं एक एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करते हैं कुछ समय के लिए, उसे कहा जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। जो जनरली वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल अदा करता है। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत हुई, उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे वी गिरी, वराहगिरी या वराहगिरी वेंकट गिरी। तो ये जो थे वाइस प्रेसिडेंट जो थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। तो इनको लिस्ट में हम काउंट नहीं करेंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे में, है ना। और उसके बाद उन्होंने फिर रेजिग्नेशन दे दिया, तो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, मोहम्मद हिदायत उल्लाह ने। तो वी गिरी ने पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट करके काम किया, फिर वो राष्ट्रपति का चुनाव उन्हें लड़ना था, इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट से, और फिर उनकी जगह प्रेसिडेंट नहीं, एक्टिंग मतलब कुछ समय के लिए एक्ट करना,
एक्टिंग करना कि आप प्रेसिडेंट है, ऐसा बोल सकते हैं आप। लेमन लैंग्वेज में, बच्चों वाली लैंग्वेज में याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं वो एक्टिंग कर रहे थे कुछ समय के लिए राष्ट्रपति की। तो पहले उन्होंने एक्टिंग की, फिर उन्हें एक्चुअल राष्ट्रपति बनना था तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस वक्त मोहम्मद हिदायतुल्ला, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट करके काम किया, या फिर उन्होंने राष्ट्रपति की एक्टिंग की, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि वेंकटगिरी ने जो था रेजिग्नेशन दिया था क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, और उसके बाद वो चुन के भी आए और वो हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति बने। तो इन्होंने पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट करके काम किया, फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंट के लिए, और ये चुन के आ गए और ये बन गए हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति। तो हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति थे वराह वेंकटगिरी। पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट भी वराह वेंकटगिरी, एक्टिंग की थी प्रेसिडेंट की, ऐसा बोल सकते हैं हम, और चौथे प्रेसिडेंट भी थे वराह वेंकटगिरी, वी गिरी करके आप इन्हें याद रख सकते हैं। इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। डॉक्टर झाकिर हुसैन जो है उन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। तो पहले जो 4 राष्ट्रपति हैं हमारे देश में, उन चारों को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। जैसे कि मैंने बताया भारत रत्न कैसे दिखता है और भारत का सबसे सर्वोच्च वो सम्मान है, तो इसे याद रखना है। तो वराह वेंकटगिरी जब राष्ट्रपति बने उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी वो प्राइम मिनिस्टर थे मिसेस इंदिरा गांधी, माननीय इंदिरा गांधी बोलेंगे। इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी जब वराह वेंकटगिरी राष्ट्रपति। इनके कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। मैंने क्यों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाम यहाँ पे फोकस करवाया, इसके पीछे कारण है क्योंकि 1969 में इंदिरा गांधी ने माननीय इंदिरा गांधी ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो था बैंक का नेशनलाइजेशन। गवर्नमेंट बैंक्स का जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको खरीद लिया था, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। इसलिए क्योंकि अब नया दिन है, शुरुआती इसमें तो मैं सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करूँगा जो कि साधारण जिसको पता भी नहीं वो भी समझ जाए। तो प्राइवेट बैंक थी, प्राइवेट लोगों की बैंक थी। इंदिरा गांधी ने उन बैंकों को खरीद लिया, देश के लिए खरीद लिया, तो उसे कहते हैं बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो वराह वेंकटगिरी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने देश का बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ कि बैंकों का नेशनलाइजेशन जो हुआ था उसकी तारीख है 19, अभी मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ, जुलाई 1969 को। तो 19 जुलाई 1969 को बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। उस वक्त वी गिरी जो थे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, है ना, और अभी तो ये परमानेंटली प्रेसिडेंट बन गए थे। इसके पहले जब एक्टिंग प्रेसिडेंट थे 19 जुलाई 1969 को, उस दौरान बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। आगे चलते हैं। जो बैंक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। और 14 कमर्शियल बैंक उस वक्त नेशनलाइज हुए थे। मतलब इंदिरा गांधी जी ने 14 प्राइवेट बैंकों को खरीद के नेशनलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट की बना दी थी। तो तारीख थी 19 जुलाई 1969 को। उस वक्त जो वराह गिरी थे, वी गिरी थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति थे, चौथे थे वी गिरी, 5वें जो थे वो एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी नाम हमें पता होना चाहिए। 5वें राष्ट्रपति, हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। यहाँ पे भी देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कौन थे? इंदिरा गांधी थे। मैं क्यों ये इंपॉर्टेंट यहाँ फिर से मैंने फोकस किया है इंदिरा गांधी पे, क्योंकि इनका कार्यकाल है 1974 से लेके फखरुद्दीन अली अहमद का 1977। इस दौरान एक भारत में एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी। वो चीज़ है, देश में इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी लगी थी, आप इमरजेंसी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। आजकल जब भी आप टीवी डिबेट देखते हो तो कई बार बोला जाता है कि ये जो इमरजेंसी का पीरियड था, काला पीरियड था, ऐसा वगैरह, इसके बारे में बात की जाती है। तो इमरजेंसी के बारे में आप कभी भी डिबेट में सुनो तो कई बार कांग्रेस पर उंगली उठाने के लिए बाकी पार्टियां कई बार इस बात का जिक्र करती है कि आपने तो इमरजेंसी लगा दी थी। और उस वक्त कारण जो दिया था इमरजेंसी का, वो कारण दिया था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इमरजेंसी लगी थी 1975 में। हालांकि ये 21 मंथ की इमरजेंसी, 25 जून, ये तारीख याद रखने की आपको ज़रूरत है, बस ईयर याद रखना है। 1975 से 1977 के दौरान 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगी थी। कारण था इंटरनल डिस्टर्बेंस। हायर लेवल जो एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछा जाता है कि उस वक्त जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में किसने लगाई थी?
तो इंदिरा गांधी, लेकिन देखिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी हम बोलते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर जो निकालते हैं राष्ट्रपति निकालते हैं। अगर आप इंदिरा गांधी की उस वक्त की स्पीच सुनेंगे तो आप इस स्पीच में इंदिरा गांधी कहती है कि आज के दिन हमारे राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई है, कारण दिया है इंटरनल डिस्टर्बेंस का। तो बेसिकली राष्ट्रपति के ऑर्डर से इमरजेंसी लगती है और प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, राइट। तो और कारण क्या दिया था उस वक्त, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसलिए हमें इनका नाम याद होना चाहिए। किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, सवाल पूछा जा सकता है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान भारत में इमरजेंसी लगी थी, पहली इमरजेंसी लगी थी, या फिर कह सकते हैं जिसका कारण। तो कौन से राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद, और इसके लिए रीज़न क्या दिया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसे याद रखना। आगे चलते हैं। ये देश के सेकंड, इनका भी कार्यकाल देखिए सिर्फ 2 साल और 171 डेज़ का है। बहुत कम समय के लिए ये देश के राष्ट्रपति थे। अभी आप सोचिए बहुत ही कम समय के लिए ये देश के राष्ट्रपति थे, और ये एक्टिंग राष्ट्रपति नहीं थे, फुल टाइम राष्ट्रपति थे। तो क्यों इनका कार्यकाल कम समय का होगा? अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाए तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। जैसे पहले तीसरे राष्ट्रपति जो थे हमारे जाकिर हुसैन, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी, और जैसे इनकी डेथ हो गई तो हमने एक्टिंग प्रेसिडेंट चुना गया था। तो अभी आप सेम सिचुएशन फखरुद्दीन अली अहमद के साथ हुई। इनकी डेथ हो गई, 2 साल के लिए राष्ट्रपति थे, और उसके बाद इनकी, जब ये राष्ट्रपति थे उसी दौरान इनकी डेथ हो गई। तो ये सेकेंड राष्ट्रपति थे टू डाई इन ऑफिस। तो ये भी याद रखना है। इनके कार्यकाल में क्या हुआ, तो इमरजेंसी लगी थी 1975 की, जिसके पीछे कारण दिया था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अभी देखिए जैसे हमने बात की, जैसे कोई राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उस कुछ समय के लिए कोई दूसरे व्यक्ति या वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राष्ट्रपति की एक्टिंग करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट उस वक्त थे BD जट्टी, बसप्पा दनप्पा जट्टी, लेकिन आप BD जट्टी करके इन्हें याद रख सकते हैं। तो BD जट्टी जो थे उस वक्त हमारे देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, जो पहले क्या थे, तो वाइस प्रेसिडेंट थे। इसे हमको याद रखना है। जब भी कोई राष्ट्रपति की डेथ होगी तो उस वक्त जो हमारे देश के राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की एक्टिंग करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। याद रखने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वो तो हो गया हमारे, हमने देखा 5 राष्ट्रपति तक अब तक। फिर बात करते हैं आगे। 6वें राष्ट्रपति जो हमारे देश के थे, नीलम संजीवा रेड्डी, जो हमारे देश के 6 राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। इनके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत रहती है, लेकिन जो की पॉइंट पेपर में पूछने लायक है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दिखती नहीं है। हालांकि आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, अगर याद रखना ही है तो, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। तो ये आपको याद रहेगा कि रेड्डी नाम से आप समझ जाएंगे कि ये साउथ इंडियन है, और ये साउथ इंडिया से थे, और ये आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, नीलम संजीवा रेड्डी, जो भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं 2 बार। तो ये भी आपको इतना कि इम्पोर्टेंट की पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं फोकस नहीं करूँगा इस पर, हम आगे चलेंगे इससे। अच्छा नाम याद रख लीजिएगा सिर्फ 6वें नंबर पे कौन थे, क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस कभी पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। कि आपको कभी बोल सकते हैं, पेपर में आ जाता है कि इसको इस ऑर्डर में लगाइए, करेक्ट ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, जिस प्रकार ये इन्होंने अपने पद को संभाला था। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हमारे देश के 7वें जो राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे। ये इम्पॉर्टेंट है इनका कार्यकाल भी, क्योंकि इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 के दौरान थे। यहाँ इस दौरान भी देखिए हम प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी जी थी, ये भी हमको याद रखना है। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं यहाँ पे हुई थी इनके कार्यकाल में। सबसे इम्पॉर्टेंट घटना तो ये है असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो खून हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह। ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, हम कह सकते हैं इन राष्ट्रपति के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। मतलब एक ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत ही एक चर्चित क्या कहेंगे बात थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में,
तो वहाँ के जो सिख प्रमुख थे वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम की घटना जो कि गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड है, सिख हेड को वहाँ से गिरफ्तार करने वाली वो घटना है जो वहाँ पे हुआ था। और इस दौरान 1984 के सिख राइट्स भी होते, दंगे भी होते 1984 में खालिस्तान को लेके। आज भी आप टीवी पर देख कई बार खालिस्तान की बात होती है। अभी जब फार्मर प्रोटेस्ट चालू है तो वहाँ पे एक प्रकार से खालिस्तान का नाम कई बार लिया जाता है कि जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो कहते हैं कि खालिस्तान मांगने के लिए बैठे हैं, ये फार्मर्स नहीं है वगैरह, ऐसी बात की जाती है। कंट्रोवर्शियल चीज़ें, आप टीवी देखते होंगे तो आपको पता होगा, आप अलग अलग न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो याद रखिए कि इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ज्ञानी ज़ैल सिंह 7वें राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, असासिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था कह सकते हैं, और 1984 के सिख राइट थे। ये सेक्रेटरी जनरल भी थे नॉन अलाइन मूवमेंट के। तो नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में भी मैं छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। आपको पता होगा कि 1983 और 86 के दौरान कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, मतलब अमेरिका और सोवियत यूनियन, मतलब रशिया, मोटी मोटी बात करेंगे तो रशिया। तो अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। तो इस 2 पार्ट में दुनिया डिवाइड हुई थी। उस वक्त कुछ ऐसे देश थे जिसमें हमारा भारत देश भी एक देश था, उसने डिसाइड किया था ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे ना हम रशिया के साथ जाएंगे। इस तरह से हम दोनों से ही अलग रहेंगे, इसलिए नॉन अलाइन, ना किसी के भी साथ नहीं। तो हम क्या है, नॉन अलाइन है, ना हम रशिया के साथ हैं, मतलब ना सोवियत यूनियन के साथ हैं, ना ही अमेरिका के साथ हैं। तो नॉन अलाइन है, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। तो ये देखिए हमने काफ़ी की पॉइंट्स में कंसिडर करते जा रहे हैं, तो आप ये बात कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन। इनके बारे में बस इतना कह सकते हैं कि इनका पीरियड जो है 87 से 92 का था। तो इस दौरान भी एक खास घटना इनके दौरान हुई है, वो भारत का फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म की घटना जो है इंपॉर्टेंट घटना है, 1991 में आती है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इवन बैंकिंग एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है ये घटना। बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आ गया था। क्योंकि हम इस तरह, मतलब प्राइवेट कंपनियों को भी भारत में हिस्सेदारी मिलने लगी, कई प्राइवेटाइजेशन भी हुआ था तो बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म से। तो हमको पता चाहिए 1991 जो था फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म था। भारत की फॉरेन कंपनियों को भारत में प्रवेश मिलना जो चालू हुआ था ये फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ही मिलना चालू। क्योंकि आपको पता होगा हमारी मेंटालिटी क्या थी, क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाहर की एक कंपनी है, देश में व्यापार करने के लिए आती है और फिर देश पर राज करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हमारी मेंटालिटी ये थी या फिर हमारी सोच ये थी कि अगर कोई बाहर की कंपनी भारत में आएगी तो क्या पता कल जाके ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बन जाए और हमारे देश पे राज करना चालू कर दें। इसलिए हम फॉरेन कंपनी को भारत में प्रवेश नहीं दिया करते थे। लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमने फॉरेन कंपनीज़ को भी भारत में एंट्री दे दी। और उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो ये भी हमको याद रखना है। उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकटरमन, और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव, और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये देखिए मनमोहन सिंह जो इसके पहले मोदी जी के पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। तो यही वो मनमोहन सिंह है जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो भारत का पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में। उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन और हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी मैंने सफ़ेद अक्षरों में सिंपल इन्फॉर्मेशन रखी है जो मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा, आगे बढ़ूँगा। आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं आगे। उसके बाद हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति, 9th राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा जी। माननीय शंकर दयाल शर्मा जी जो थे हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे याद रखने वाले हैं। वैसे इनके मैंने लिखा हुआ है, द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश थे, वो पंजाब थे, महाराष्ट्र थे, तो इनके गवर्नर थे। और बाकी मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ याद रखना सजेस्ट नहीं करता, फ़िलहाल तो नहीं करता। आगे चलते हैं। तो बस इतना याद रखना, 90वें नंबर पे कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा थे। आगे चलते हैं।
उसके बाद 10वें नंबर पर जो हमारे 10th राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति थे KR नारायण। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि हमारे देश के फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट जो हमारे देश के थे KR नारायण थे। और देखिए इनके बारे में इंडियन एम्बेसडर तो मेन ही कर, काफ़ी देशों मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति बनने के पहले कई देशों के ये एम्बेसडर रह चुके थे। राजदूत हमारे देश के राजदूत रह चुके थे, कई देशों के लिए एम्बेसडर का हमारे देश के लिए इन्होंने काम किया था। और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के ये वाइस चांसलर भी थे। मतलब इक्का दुक्का होते तो हम लिख भी देते, लेकिन कई सारे यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर थे। तो इतने नाम यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, ना भी वो याद रहेंगे। बस याद रखना एक इम्पॉर्टेंट नाम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भी ये वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट है इनका भी, इनके रिलेटेड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे KR नारायण। नाम भी बड़ा सिंपल है सुनने में, हमने कहानियाँ बचपन में मालगुडी डेज सुनी थी। तो RK नारायण, KR नारायण, वहाँ पे भी ऐसी राइटर का नाम था, तो नाम सुना हुआ ही लग रहा होगा आपको। तो KR नारायण जो थे हमारे देश के पहले दलित प्रेसिडेंट थे। कई देशों के लिए एम्बेसडर का वो काम कर चुके थे हमारे देश के लिए, और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे। उसमें से एक थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी के चांसलर आपको याद होगा जो सेकंड थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके। उसके बाद थे जाकिर हुसैन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके थे। और इसके बाद याद रखने वाले चांसलर जो हैं वो थे KR नारायण जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके। तो ये की पॉइंट है इनके बारे में जो हमको याद रखना है। उसके बाद आते हैं सबसे फेमस कहेंगे, सबसे प्यारे कहेंगे, जिसको सब हर कोई प्यार करता है, ऐसे राष्ट्रपति आते हैं। वो है डॉक्टर APJ कलाम, अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माननीय अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के 11 नंबर के राष्ट्रपति। ये देखो 11 नंबर बड़ा लकी नंबर है। 11 कहा जाता है कि 11 सबसे लकी नंबर होता है, सबसे अच्छा नंबर जो होता है वो 11 नंबर ऐसा कहा जाता है। और आप अगर देखेंगे फुटबॉल में तो कई सारे फेमस प्लेयर भी हैं वो 11 नंबर की टी-शर्ट पहनते हैं। तो हमारे जो प्यारे राष्ट्रपति है, सबसे प्यारा राष्ट्रपति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनको भी बहुत ही प्यारा नंबर मिला है राष्ट्रपति की लिस्ट में। 11 नंबर पे वो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। तो ये आसानी से आपको याद रहेगा। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर पे हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। तो ये पूछा इसलिए जा सकता है कि 11 नंबर बड़ा ही फेवरेट नंबर होता है, बड़ा ही फेमस नंबर होता है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन जो MPSC में ऐसे भी सवाल पूछे गए थे कि 11 नंबर, ये नंबर किससे रिलेटेड, ये कौन से प्लेयर ने 11 नंबर की टी-शर्ट पहनी हुई है, ये MPSC में आया हुआ सवाल था। तो ये बेकहम ने पहना है, जिडेन ने पहना है, रोनाल्डो ने पहना है, ऐसा 10 नंबर की जर्सी का आया था वैसे, राइट। तो ये 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ऐसे नंबर को फोकस करना चाहिए। तो हमारे प्यारे राष्ट्रपति को बहुत ही प्यारा नंबर मिला, 11 नंबर मिला। 11 नंबर पर हमारे देश के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्यारे देखिए इनको कहा जाता है ये पीपल्स प्रेसिडेंट है, लोगों के राष्ट्रपति है। लोग इनसे बहुत प्यार करते थे, है ना। किसी के भी कहेंगे कि आपके फेवरेट राष्ट्रपति कौन है तो ज़्यादातर लोग APJ अब्दुल कलाम का ही नाम लेंगे। इसके बाद इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका भारत का मिसाइल प्रोग्राम में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो है हमारे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी। उसके बाद भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है इन्हें, ऑब्वियस है, इतने प्यारे राष्ट्रपति भारत रत्न अवार्ड तो मिला ही होगा, इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद इनकी वैसे ये 4 किताबें हैं, लेकिन एक का फोटो मैंने बहुत छोटा रखा है। ये 3 किताबें आपको पता होनी चाहिए कि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन सी 3 किताबें लिखी है। 4 है लेकिन ये 3 किताबें आपको याद होनी चाहिए। पहली तो है विंग ऑफ फायर, पूछते हैं पेपर में विंग ऑफ फायर किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारे प्यारे आज़ाद जी ने, अब्दुल कलाम ने ये किताब को लिखा है। बेसिकली विंग ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे वो राष्ट्रपति बने, ये सब उनकी बुक में लिखा गया। दूसरी किताब उनकी है इंडिया 2020। ये जो राष्ट्रपति थे तो उनका भारत के लिए विज़न क्या था, वो क्या देखना 2020 में कैसा भारत वो देखना चाहते थे, इस किताब में उन्होंने लिखा है। तो इंडिया 2020 उनकी किताब है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो भारत को कैसा देखना चाहते हैं 2020 में। उसके बाद तीसरी जो उनकी किताब है, जो बच्चों के लिए लिखी गई थी ऐसा हम कह सकते हैं, वो है इग्नाइटेड माइंड्स। बेसिकली ये किताब में उनके संदेश दिए हुए
एक उनके संदेश है कि किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बर्ताव होना चाहिए, जो भी है उनके एडवाइसेस है, कई सारे एडवाइस उन्होंने दिए, ऐसा हम कह सकते हैं। उनका संदेश जो दिया गया है वो इग्नाइटेड माइंड्स में दिया गया। ये स्पिरिचुअल बुक है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगती। कभी पूछते, मैंने देखा नहीं कि ये पूछा होगा ये, लेकिन अगर आप थोड़ा जब एडवांस में जाएंगे तो आप चौथी किताब का नाम भी याद रख लेना फिलहाल। लेकिन आपको ये 3 किताबों के नाम पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से एक ना एक किताब को पूछा जाता है। फिर क्या करते हैं ना, पेपर में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बोलते हैं इनमें से कौन सी किताब APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने नहीं लिखी है, या फिर बोला जाता है इनमें से कौन सी किताब अब्दुल कलाम आज़ाद में लिखी हुई है, ऐसा पूछा जाता है। या फिर ये तीनों किताबें किसने लिखी हुई है ये भी पूछा जाता है, तो हमें पता चाहिए। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है विंग ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स। विंग ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इंडिया 2020 वो उनका विजन है कि भारत को वो कैसा देखना चाहते थे 2020 में, और इग्नाइटेड माइंड्स उनके संदेश इस किताबों में दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मिसाइल मैन पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है, ये याद रखना हमको पॉइंट, सॉरी ये फिर से एक बार बोल देता हूँ। पीपल्स प्रेसिडेंट उन्हें कहा जाता है, लोगों का राष्ट्रपति। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत रत्न। पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्ट था, सेकंड टेस्ट, वो भी इनके ही सुपरविजन में हुआ था। पोखरण 2 करके उसे कहा जाता है। अभी मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैं बस ऐसे ही बता देता हूँ। पोखरण 2 वाला जो टेस्ट था, न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने किया था, वो अब्दुल कलाम आज़ाद के ही सुपरविजन में हुआ था। नेक्स्ट, जो हमारे देश के 12 नंबर पे जो राष्ट्रपति आती है ऐसा हम कहते हैं, वो है प्रतिभा ताई पाटिल। प्रतिभा ताई मैं बोलूँगा क्योंकि उनका फेमस नाम प्रतिभा ताई करके ही लिया जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हम बोल सकते हैं, प्रतिभा ताई पाटिल, जो हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति थी और पहली महिला राष्ट्रपति है। आपने देखा होगा लिस्ट में अब एक भी महिला का नाम नहीं आया था अब तक, वो 12वीं राष्ट्रपति थी और पहली महिला राष्ट्रपति थी। और एक चीज़ याद रखनी चाहिए इनके बारे में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस जो है हमारी, कांग्रेस पार्टी जो है उस पार्टी से बिलोंग करती थी और पहली महिला राष्ट्रपति वो थी इस दौरान। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? प्रतिभा ताई पाटिल। मतलब थी मतलब है बोल सकते हैं, उस वक्त थी बोलेंगे। उस दौरान 2007 से लेकर 2012 तक थी हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति। वो उसके पहले गवर्नर ऑफ राजस्थान भी रह चुकी थी। पहले वो गवर्नर ऑफ राजस्थान थी, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। नाम सबको याद ही है ऐसा मान के चलते हैं, नंबर चाहे तो याद रख सकते हैं। बाद में जो 13 नंबर के थे, मतलब अभी जो है रामनाथ कोविंद, उनके पहले जो थे वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी। देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न मिल चुका है, तो ये आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। 13 नंबर पे जो आते हैं, 13 नंबर पे ये हमारे देश के 13th प्रेसिडेंट जो थे वो थे प्रणब मुखर्जी, प्रणब कुमार मुखर्जी, सब जानते हैं इन्हें। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर भी इन्होंने काम किया हुआ है, और ये डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको लेके। जो प्रणब मुखर्जी थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसके पहले, जब वो राष्ट्रपति बने वो 13 नंबर पे थे, और डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि देखिए इनके बाद जो है मोदी सरकार आती है, 2012 है, 2014 में मोदी सरकार आती है और प्लानिंग कमीशन को हटा देती है, और प्लानिंग कमीशन की जगह अभी आया है नीति आयोग। अगर आपको नीति आयोग को समझना है डिटेल में तो आपको पता होना चाहिए उसके पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन का काम ये होता कि प्लान बनाना है, अगले 5 सालों में देश में क्या क्या काम करने हैं और कैसे करने हैं, उसका जो प्लान बनाया जाता था वो ये प्लानिंग कमीशन बनाता था कि इस तरह से देश के विकास के लिए अगले 5 सालों में कौन से काम किए जाते हैं। 5 ईयर प्लान उसे कहा जाता था, पंचवार्षिक योजना उसे कहा जाता था। तो प्लानिंग कमीशन वो 5 ईयर्स प्लान बनाता था, और उसके डेप्यूटी चेयरमैन जो थे हमारे प्रणब मुखर्जी थे। आगे चलते, ये 13 प्रेसिडेंट भी थे। और हमारे जो लास्ट और करंट प्रेसिडेंट जो है 14 नंबर पर, जैसे हमने शुरुआत यहीं से की थी, रामनाथ कोविंद हमारे देश के 14th प्रेसिडेंट है, 14 नंबर पर ये आते हैं। 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ रामनाथ कोविंद, और ये पहले प्रेसिडेंट है बीजेपी की पार्टी से। तो बीजेपी, जैसे इसके पहले जो प्रेसिडेंट ज़्यादातर कांग्रेस या इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ये रामनाथ कोविंद जो है बीजेपी के पहले, बीजेपी से आए हुए पहले प्रेसिडेंट है। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति इसके पहले राष्ट्रपति नहीं बना था, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से ही रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति बने। ये आरएसएस के मेंबर भी, इनका की इंपॉर्टेंट की पॉइंट तो नहीं है, लेकिन बीजेपी से कोई व्यक्ति है तो ज़्यादातर वो आरएसएस से जुड़ा हुआ होता है, हमें पता है। और ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट भी थे, ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट थे, ये भी आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं।
तो सेकंड दलित प्रेसिडेंट थे, ये आप याद रख सकते हैं। पहले कौन थे, तो KR नारायण, हमने बात की थी। KR नारायण जो थे फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे, और जो हमारे रामनाथ कोविंद जो है ये हमारे देश के सेकंड दलित प्रेसिडेंट हैं। तो इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पहले रीडिंग में इतना तो याद होना चाहिए। इतना देखिए, अभी ये 44 मिनट 50 मिनट्स का लगभग वीडियो बन जाता है। तो आप देखिए, सिर्फ लिस्ट याद नहीं करनी हमको, सिर्फ लिस्ट याद करेंगे तो हमें कुछ याद नहीं करेगा। पहले हमें इसे याद रखना पड़ेगा, ये की पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, इनसे रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में डाली है वो ऐसे पॉइंट है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन से लोड नहीं करना चाहता, नहीं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डाली जा सकती है यहाँ पे, लेकिन वो ओवरलोड हो जाएगा। हमको पहले दिन में इतना भी आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपने बहुत प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि अभी यहाँ से आपने क्रिएट कर दी है आपकी लिंकेज। क्या लिंकेज क्रिएट कर दी है, तो आपने लिंकेज एक क्रिएट किया है भारत रत्न अवार्ड। आगे आप क्या पढ़ सकते हैं, तो भारत रत्न अवार्ड्स को पढ़ सकते हैं। फिर आप पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री की हमने बात की, इंदिरा गांधी की बात की हमने थोड़ी, राइट। हमने PV नरसिम्हा राव की बात की, जो हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म जिन्होंने लाया था। तो आप प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट की तरफ जा सकते हैं, भारत रत्न की लिस्ट की तरफ जा सकते हैं। ये पूछा जाता है हर बार पेपर में, किसको भारत रत्न मिला है किसे नहीं, राइट। तो यहाँ पे होती है हमारे लिस्ट ख़त्म। हालांकि मैं छोटा बनाना चाहता था, लेकिन वीडियो बड़ा बना तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, है ना। तो मैंने जो प्रिपरेशन मैं खुद करता था वो सारा प्रिपरेशन मैंने एक वीडियो में इसमें डाल दिया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वो भी डिटेल वीडियो होगा, और इसके अलावा हम शॉर्ट वीडियो भी आते रहेंगे। शॉर्ट वीडियो में सिर्फ नाम दिए होंगे, उनके लिस्ट में इनके नाम है, पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे क्या है, जो आप फास्ट रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेली उसको सुन सकते हैं। और ये जो वीडियो है आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई हमारा पहला वीडियो ख़त्म। तो फर्स्ट दिन का इतना प्रिपरेशन मेरे हिसाब से काफ़ी, आप चाहे तो छोटा मोटा और कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप स्टार्ट करते तो पहले दिन इतना ही पढ़े और बार बार इसे रिवीजन करते रहे, ताकि आप इन नामों से परिचित हो जाए, फैमिलियर हो जाए, आपके लिए ये नाम नए ना रहें। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना ये पहला वीडियो, डे 1 प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शब खैर, बाय बाय।